नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के इसी जंतर मंतर से आज पहलवानों का 32वां दिन। क्या पहलवान इसी दिन के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आते हैं? सवाल उठना यहाँ पे लाजमी होता है। जरा कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रूर यहाँ का दृश्य दिखाइए। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब पहलवानों के साथ में इस तरीके का काम हो सकता है तो क्या ऐसे में हमारी नज़र जब चारों तरफ पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक ही आवाज़ निकलती है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर यौन शोषण का इतना बड़ा गहरा आरोप लगा हुआ है, आखिर वो संदेश के जरिए वो तमाम सोशल साइट पर भी उपलब्ध है और सोशल साइट पर वो अपनी बातों को रखना चाहता है। लेकिन ऐसे जो हमारे पहलवान हैं इन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ब्रजभूषण किसी भी तरीके से छूटने वाला नहीं है। यानी यूं कहें कि जो आरोप पहलवानों ने लगाया है वो बहुत ही पुख्ता और ज़रूरियात ऐसे सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। सिस्टम के ऊपर एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसको जानना हर एक भारतीयों के लिए बेहद ज़रूरी है। हम बात कर लेते हैं कि क्या ऐसे न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत लोग इस तरह से अपने व्यवहार के बारे में सोच सकते हैं? क्या कभी ऐसा भी आलम आएगा कि ऐसे पहलवान बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर के इसी रोड पर बैठना पड़ सकता है? क्या ऐसा अंदेशा लगा सकते हैं जिन्होंने भारत को एक मेडल दिलाया, जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर में लहराया, भारत का परचम लहराया, वही तिरंगा झंडा लेकर जब वो रेसलर के मैदान में कूदती हैं, जब उसी तिरंगा को लेकर वो अपने पीठ पर लेकर पूरे रेसलर के चारों तरफ इर्द गिर्द वो चक्कर लगाती हैं, तो आखिर क्या कुछ एहसास होता है? क्या भारतवासी होने का गर्व महसूस नहीं होता है? और ऐसे में जब सवाल उठता है कि आखिरकार इनको इंसाफ कब मिलेगा, कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी, चारों तरफ से मांग वही है, ललकार वही है, डिमांड वही है कि आखिरकार इनकी गिरफ्तारी कब होगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं भी नार्को कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी नार्को साथ साथ होना चाहिए। क्या आपको इसमें लगता है कि इन दोनों की बातों में अतिशयोक्ति हो सकती है? हमारे साथ सज्जन है, आप इनको जानते हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट से लेकर तमाम टीवी चैनलों पर अपने विचारों को रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और किस तरीके से पूरे प्रकरण को देखते हैं। आइए हमारे साथ में हम मिलकर इनसे कुछ बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार 1 महीना 2 दिन का आज वक्त हो गया है और ऐसे में सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज तक होता यह है धरती पर कि एफआईआर दर्ज है, एफआईआर में क्या मामला दर्ज है उसके मुताबिक जांच पड़ताल होती है और उसी के मुताबिक तय होता है। या आरोपी तय कर रहा है कि जांच कैसे होगी, आरोपी तय कर रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी शिकायतकर्ता के लिए उसको अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता है, उसको बयान देने होते हैं अपने, समझ गए ना आप। अब 164 के तहत बयान देगा, वो बताएगा कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। हम आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहते हैं, बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। क्या सबूत लाएगी पीड़िता, मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो उसका अपना ही जो बयान है वही काफी है, वही काफी होता है। अब आप समझ लीजिएगा इस व्यक्ति पर 354, 376, 377 की धारा दर्ज है। तो अब आपके सामने, हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण हैं। हमारे सामने इनका एक और मंत्री है, 31 दिसंबर को हरियाणा का संदीप सिंह खेल मंत्री, उसने अपने एक महिला कोच को उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। 342, 354, 354 ए, 354 बी और 506 का मुकदमा दर्ज है उस पर। 19 मार्च को जींद में बहुत बड़ी पंचायत थी उसके खिलाफ। आज खटखट टोल प्लाजा में बहुत बड़ी हजारों की संख्या में पंचायत में लोग बैठे हुए हैं। अब आप समझ लो कि क्या दस्तूर इनका आ गया है। हमको सोचना चाहिए और समझना चाहिए क्या स्थिति आ गई है देश के अंदर। जब इनका कोई व्यक्ति बलात्कार करता है, बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, आप समझ रहे हैं ना, धारा लगी हुई है इस पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और वो छुट्टा सांड की तरह ढूंढ रहा है। अब वो तय कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। तो क्या एक बलात्कार के आरोपी को यह तय करने का हक है? क्या उसकी हैसियत इतनी ज्यादा हो गई कि वो हमारे देश में पुलिस और तमाम कानून और संविधान से ऊपर हो गया? वो तय करेगा कि किस तरीके से जांच पड़ताल होगी। होता ही है कि एफआईआर में जो कुछ दर्ज है
और FIR में भी बहुत बड़ी बेईमानी है। मैं पहले कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, FIR में मेरी दृष्टि से बेईमानी है। उसमें 7 बेटियों की शिकायत है और 2 FIR दर्ज हुई है। आप 3 मामलों को एक साथ कर सकते हैं, तब भी तो आपकी FIR संख्या कम होती है। और तब ऐसी स्थिति में वहाँ भी बेईमानी, FIR दर्ज करने में बेईमानी, जांच करने में बेईमानी, गिरफ्तारी करने में बेईमानी। मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, वो ओलंपिक पदक विजेता बेटी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये तमाम यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं एक तरीके से इस देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए। और तभी मैं कहा, आज खटखट टोल प्लाजा में जो पंचायत है, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ और बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, हमारे देश के अंदर मैं 1932 का जिक्र कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने, तब मैसूर के राजा ने, आपको बताना चाहता हूँ कि लाहौर में जो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ तय हुआ था कि देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी। सबसे पहले तिरंगा का विरोध किसने किया? हेगड़ेवार ने, जो इनका गुरु है। हेगड़ेवार ने उसका विरोध किया तिरंगा का। उसने कहा तिरंगा नहीं निकलेगा, भगवा निकलेगा। 1932 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैसूर के राजा ने 40 कांग्रेस के तिरंगाधारी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे, उन 40 क्रांतिकारियों की हत्या की। उनको प्रशस्ति पत्र लिखने वाला, चिट्ठी लिखने वाला, बधाई देने वाला, समझ रहे आप, उस राजा को, उस हत्यारे राजा को कौन है? सावरकर। देश की आज़ादी की जंग में अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला सावरकर। हमारे देश के आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आज़ाद, किसी मोहताज नहीं है किसी की पहचान के। चंद्रशेखर आज़ाद के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, क्या शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने सिंगलोक किताब में लिखा कि शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी ने क्या लिखा? चंद्रशेखर आज़ाद। हम तो कायरी कहते हैं, गद्दारी कहते हैं। हम कहते हैं गद्दारी, पेंशन लेता था, मुखबिरी करता था, देश के विभाजनकारी का एक रास्ता उसने निकाला। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उसे हरामखोर कहते थे। और ये शब्द क्यों कहते थे? इसकी भूमिका है क्योंकि यह हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी क्रांतिकारी पर एक मार्ग था गांधी जी का, अहिंसा का। लेकिन हिंसा के मार्ग पर चलने वाले क्रांतिकारियों को ये भाड़े का हत्यारा समझता था। इसने कुछ आर्थिक मदद की बात की जो बड़ा वृत्तांत है, और उसमें ये पूजा में बैठा रहा, उठा ही नहीं, क्योंकि इसकी नीयत क्या थी? इसने मुखबिरी कर रखी होगी, हो सकता है पुलिस ने उन्हें पकड़वाने का जाल बिछाया होगा, जहां तक मैं मानता हूं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, अब आप देखिए, मैसूर के राजा हमारे देश के आज़ादी के दीवानों का हत्या करता है, तिरंगाधारियों का। ये उनको प्रशस्ति पत्र लिखता है, अंग्रेजों से ये माफ़ी मांगता है, अंग्रेजों से 50 रुपये मासिक पेंशन लेता है। चंद्रशेखर आज़ाद इसे हरामखोर कहता है। और उसके जन्मदिन के दिन आप हमारे देश का तिरंगा, संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति के जन्मदिन के दिन हमारे देश के पंचायत घर, सबसे बड़ी पंचायत घर का उद्घाटन कर रहे हो। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ गंभीरता के साथ, एक फोटो वायरल हो रहा जगह जगह। एक महिला ने नमस्ते क्या की एयरपोर्ट पर, प्रधानमंत्री जी दंडवत हो गए जमीन पर। अरे प्रधानमंत्री महिलाओं को इतना सम्मान करते हो तो जसोदा बेन ने तो अग्नि के साथ फेरे लिए भाई। अरे उसको पत्नी का दर्जा दे दो, नहीं तो तलाक ही दे दो यार। कुछ तो करो, ना तलाक दे रहे हो ना पत्नी का दर्जा दे रहे हो। और जिसको एक मिनट, और जिसको आपने बेटी कहा, जिसको आपने परिवार का सदस्य कहा, विनेश फोगाट, वह देश में आपके ही पार्टी के सांसद के यौन शोषण की पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ डटी हुई है। नहीं, ये भी कहा था, पर आप एक इनका सवाल, वीर सावरकर कहते हैं लोग कहते हैं। नहीं, सावरकर, हाँ सावरकर, सावरकर। अच्छा देखिए सावरकर, मैं आपको बताता हूँ, एक खाप है, उसका नाम है दलाल खाप, नाम है। अब दलाल का मतलब दलाली से मानते हैं लोग, लेकिन हरियाणा की बहुत बड़ी खाप है दलाल खाप जिसको बोलते हैं। नाम है, कारण नहीं नाम है उनका, नाम है। ऐसे ही इस कायर ने एक किताब लिखी और लिखवाई, जिसने बीड़ी पी, थोड़ा दूर रहेगा प्लीज, बहुत बदबू आ रही है तो माफी चाहता हूँ। तो दिक्कत क्या हो रही है कि इस आदमी ने एक पुस्तक लिखवाई और उसमें ही अपने ही उसमें लिखवा दिया वीर। कौन सी वीरता है? कबूतर के ऊपर, सॉरी बुलबुल के ऊपर अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए जेल से बाहर आकर के भारत भ्रमण करना, ये वीरता है क्या? अंग्रेजों से 50 रुपए मासिक पेंशन लेना, ये वीरता है क्या?
भारत में हिंदू मुसलमान करा के विभाजन का रास्ता बनाना ये वीरता है क्या? हमारे हिंदू धर्म की बजाय उसमें से हिंदुत्व बोल देना ये कोई धर्म वीरता है क्या? अरे हम हिंदू हैं भाई, ये हिंदू तो नहीं है हम। तो आप इसकी वीरता की मुझे बताओ। इसने माफ़ी मांगी है, 3-4 बार माफ़ीनामे मांगे, क्या ये वीरता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर माफ़ी मांगना वीरता है तो थूकता है भारत ऐसी वीरता पर। अगर अंग्रेजों से 50 रुपये मासिक पेंशन लेने का, पैसा लेने का मासिक का धंधा है, इसे अगर ये वीरता है तो थूकता है भारत। और अगर मुखबिरी के लिए तुम बुलबुल में बैठ के आए बाहर और मुखबिरी करने के लिए घूमते थे भारत भ्रमण, तब भी थूकता है। और तुमने हिंदू मुसलमान करा के विभाजन कराया, तब भी थूकता है भारत। और फिर मैं कहता हूँ, मैसूर के राजा ने हमारे देश के आज़ादी के दीवानों के 40 तिरंगाधारियों की हत्या की, उसके लिए प्रशंसा पत्र लिखने वाले पर थूकता है भारत। तो कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया है कि नए संसद भवन का निर्माण में सभी लोगों को वहाँ पे आएँ और तमाम विपक्षी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो इन सारे तथ्यों को यदि हमारे दर्शक समझना चाहे तो कहीं इसका जिक्र उसी 28 तारीख यानी सावरकर के जन्म दिवस से देखिए, हम आपको बताते हैं, ये संसद भवन कोई देश में चाय की दुकान चलाकर तो मोदी बनाए नहीं है। ये पैसा हमारे देश का है, संसद भवन भी हमारा है। नेता आते और जाते रहेंगे, नेता हारते और जीतते रहेंगे, ये कोई अजय अमर बनने वाला नहीं है। अब हमारे देश का संसद भवन है, हमारे देश की मर्यादा ये कहती है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और दूसरी बात है कि आप स्वयं कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं कि साहब कहते हैं कि साहब महिला का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति और महिला राष्ट्रपति, मैं शब्द कह रहा हूँ, हमारे देश के संसद भवन का उद्घाटन न करा करके हमारे देश का अपमान कर रहा है नरेंद्र मोदी। हमारे देश में ये महिला पहलवान बैठी हुई हैं, यौन शोषण के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इनकी सुनवाई न करके महिला का अपमान कर रहा है नरेंद्र मोदी। इसलिए हम कह रहे हैं 28 तारीख को पूरे भारत भर की लाखों महिलाएं आ रही हैं दिल्ली परिवार सहित, और उस दिन पंचायत होगी और उसमें पंचायत ताला खोलेगा नरेंद्र मोदी और पंचायत करेंगी देश की लाखों महिलाएं और फैसला होगा। एक हरियाणा में इनका वो छेड़छाड़ मंत्री संदीप सिंह उस पर, और दूसरा ये ब्रजभूषण शरण सिंह जिस पर बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज है, इन दोनों को सजा सुनाई जाएगी। हो सकता है महिलाएं आवेश में सजाए मौत का फरमान सुनाए। हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान के मुताबिक इस पर 354, 376, 77 का धारा है, उस पर भी है 342, 354, 54A, 54B और जान से मारने की धमकी भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो भी होगा। और एक महत्वपूर्ण बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सोचो क्या कारण है कि छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहा है। 31 दिसंबर को दर्ज हो गया था हरियाणा में खेल मंत्री पर। सोचो इस आदमी पर 28 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हो गया था, बलात्कार का भी, छेड़छाड़ का भी, और वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। इससे पहले का भी इतिहास है, चिन्मयानंद का वो नग्न होकर की वीडियो आज भी तैर रहे राम मंदिर के नाम पर, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है संदीप सिंह को गिरफ्तार कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये जो परंपराएं हैं, इसको आपको और हमको सबको समझना चाहिए। और फिर समझना चाहिए कि आम बेटियों के साथ क्या होता है जब खिलाड़ी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। यहीं पर एक किरण नेगी की हत्या कर दी गई थी, उसके तेजाब से जलाया गया था, उसके हत्यारे बलात्कारियों को सजाए मौत हो गई थी, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपके सामने है बिल्किस बानो, जिसके 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी, उसकी मां और 2 महिलाओं का गैंगरेप किया गया था, 7 जनों की हत्या वहीं पर की गई, 14 लोग मारे गए थे। बिल्किस बानो के हत्यारे बलात्कारी दंगाई देश के गद्दारों को देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर कलंकित करने के लिए रिहा किया गया। मैं ये बात दावे से इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, आज़ादी की जंग के खिलाफ थे, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए भारत की बेटी के बलात्कारी दंगाई हत्यारों को रिहा करके उसे कलंकित करने का प्रयास किया। और तब मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूँ, अभी देश में संविधान बचा हुआ है और इसके मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह को छेड़छाड़ बलात्कार के मामले में जेल जाना चाहिए और इसी प्रकार खेल मंत्री जो इनका संदीप सिंह है उसे जेल जाना चाहिए। लेकिन एक दुख की बात बता दूं मैं आपको, मेरे को बहुत दुख है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अंधभक्तों के परिवारों में माँ बहनों का सम्मान होता है कि नहीं। जिस दिन हमारी ये बेटियां बैठी हैं 23 तारीख से, उसके बाद 10 मई को वोट पड़ा कर्नाटक में,
1% वोट भी कम नहीं हुआ इनका कर्नाटक में। इसका मतलब है जब बलात्कार के मामले हो, छेड़छाड़ के मामले हो, आरोप लगते हो इन पे घिनौने, दंगे के मामले, मॉब लिंचिंग के मामले, हत्या के मामले, नफरत फैलाने के मामले दर्ज होते हो, इनका वोट बैंक इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारे देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा, महिला, मजदूर, किसान और देश के गरीब और आम इंसान का सम्मान करता है, वहाँ वोट बिखरा रहता है। इसके लिए कर्नाटक से शुरुआत हुई है कि वह एकजुट होने लग गया। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और आगाह करता हूँ आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और 28 तारीख को आपको तय करना है कि नई संसद भवन पहुँच कर के महिला पंचायत को कामयाब बनाने के लिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं आपको बताता हूँ बेबाकी से, मैं भूपेंद्र रावत तो मोदी नहीं हूँ। ये जितने पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो कहते हैं भूपेंद्र रावत हम तो महिलाओं के साथ हैं। क्या करें, मजबूरी है, हमको जवाबदेही करना पड़ता है रंगा बिल्ला के, क्योंकि उन्हीं के अगुवाई में देश चल रहा है। अगर उनसे हट जाएगा तो हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, उनका भी हमारे साथ पूरा समर्थन है। परसों भी जब आप देख लिए, जब हम लोग इंडिया गेट पे जा रहे थे, कुछ पत्रकारों ने हमसे पूछा था कि साहब बैरिकेड लगे हुए हैं रास्ते पर, हमने कहा हर अवरोध को हम हटा देंगे। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तुम लाठी, डंडा, तोप, जेल, जो मर्जी भय दिखाओ, 28 तारीख को कोई अवरोध, यहाँ हम लोगों को इकट्ठा होने के लिए और नई संसद भवन में महिलाओं की पंचायत करने से रोक नहीं सकता है। तो फिर ये क्या समझा जाए कि फिर वही बैरिकेडिंग टूटेगी, फिर वही किसान आंदोलन के जैसे लोग यहाँ पे आएंगे और फिर न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, सुनो, न्याय व्यवस्था है ये? नहीं, एक बार सुनो, संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है, जान से मारने की धमकी मुकदमा दर्ज है, रास्ता रोकने का मुकदमा दर्ज है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इस आदमी पर छेड़छाड़ का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा। अरे आप कह रहे हो, मतलब अगर हम इनको अपराधियों को जेल भिजवाने की बात करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है और हम चुपचाप घर बैठ जाएं, मौन लगा दें, हम इनके हाँ में हाँ मिला दें तो कानून व्यवस्था कायम रहती है? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपके माध्यम संदेश दे रहा हूं कि जो अवरोध रहेंगे उन अवरोधों को हटा दिया जाएगा अहिंसा के तरीके से। और एक बात हम कहना चाहते हैं, जितनी लाठी, डंडा, गोली और तोप तुमको चलानी हो, तुम उनको चलाने के लिए स्वतंत्र हो, ये हम दावा करते हैं, लेकिन आप रास्ता रोक नहीं पाएंगे, ये वादा भी हम करते हैं।